चालाक औरत कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी कई लोग बिना सब्सक्राइब किए कहानी सुन रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले। मुरारी और कामाक्षी शहर में नए आए थे। कामाक्षी अपने नए घर में सारा सामान ठीक ठाक लगा रही थी। उसी समय एक व्यक्ति ने घर में प्रवेश करके पूछा, बहन जी, सब कुशल है ना? नया मकान पसंद आ गया? उस युवक के पीछे एक युवती आ धमकी। उसने कहा, भाभी जी, मकान बहुत अच्छा तो नहीं है, कमरा हवादार नहीं है, मगर यही कमरा तीसरी मंजिल पर होता तो अच्छी हवा आती। आजकल किराए के मकान मिलते ही कहाँ है, फिर कम किराए वाले मकान तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। घर में प्रवेश करते ही हमारी भाभी को सब काम करना पड़ रहा है। मुरारी ने अपनी पत्नी को उन दोनों का परिचय करा दिया। सुनो, ये दोनों मियाँ बीवी है, जनार्दन और जानकी। इनका मकान यहाँ पास में ही है। दोनों बड़े मिलनसार है। कभी ज़रूरत पड़े तो हमारी मदद करने के लिए दौड़े आएंगे। दूध हो तो चलो झटपट चाय बनाओ, फिर हम सब मिलकर शाम तक सारा घर ठीक ठीक लगा देंगे। जनार्दन और जानकी का साथ हो तो चिंता किस बात की। इसके बाद जानकी ने रसोई बनाने में कामाक्षी की मदद की और जनार्दन ने घर का सामान सजाने में मुरारी की सहायता की। फिर बातचीत करते हुए सब ने खाना खा लिया। अंधेरा होने पर जनार्दन जानकी अपने घर चले गए। कामाक्षी ने प्रसन्नता के साथ कहा, इनकी मदद से 4 दिन का काम एक दिन में हो गया। पड़ोसी हो तो ऐसे हो। अपने पहले वाले मकान में हमको मनचाहे पड़ोसी नहीं मिले। हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता। घर में ज़रा भी शांति न थी। इस मकान में अब वह परेशानी नहीं होगी। भगवान की कृपा हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। पर उसकी यह प्रसन्नता बहुत दिन ठीक न रह सकी। हर दिन कामाक्षी रसोई बनाकर मुरारी को खिला देती। जब उसका पति दफ्तर चला जाता तो जानकी आकर बैठ जाती। उसके सामने खाना खाने में कामाक्षी को संकोच होता, इसलिए उसका खाना दोनों बांटकर खा लेती। इसके साथ ही जानकी शाम तक कामाक्षी को कुछ न कुछ सुनाया करती। उसकी बातें सुनकर कामाक्षी के कान पक जाते। दोपहर के समय थोड़ी आराम की नींद सोना भी मुश्किल हो जाता। इधर मुरारी घर से दफ्तर लौटता तो जानकी का पति जनार्दन आ टपकता। दोनों बेड के पास वाले कमरे में बैठ जाते और बातचीत का सिलसिला चला रहता। मुरारी के साथ जनार्दन भी शाम तक नाश्ता कर लेता और अंधेरा हो जाने पर अपने घर चला जाता। कामाक्षी नई नई गृहस्थी में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए कुछ दिन तक सब चुपचाप सहन करती रही। एक दिन कामाक्षी ने अपने पति से कहा, ये जनार्दन जानकी मानो हमारे पीछे पड़े हैं। इनके कारण शाम के समय हम नदी किनारे वाले मंदिर में भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाते। यह क्या झंझट है। पत्नी की बातें सुनकर मुरारी मौन रह गया। गृहस्थी बसने के एक हफ्ते भर में कामाक्षी ने जान लिया कि उसके पति बड़े संकोच वृत्ति के हैं। कामाक्षी ने पति को सलाह दी, कल शाम को जनार्दन के आते ही हम उसे कह देंगे हमें मंदिर जाना है और घर से निकल पड़ेंगे। क्या ऐसा करना सभ्यता के खिलाफ न होगा? मुरारी ने पत्नी से पूछा। कामाक्षी समझ गई कि अपने पति को कुछ समझाना बेकार है। उसने स्वयं ही कुछ करने का निर्णय लिया। एक सप्ताह के बाद जनार्दन को किसी काम से बाहर गांव जाने की ज़रूरत पड़ी। मुरारी के पास पहुंचकर उसने कहा, देखो भाई, मैं 2 दिन में लौटूंगा। बीवी की तबीयत ज़रा नासाज है। अगर बाजार से कुछ लाने की ज़रूरत पड़े तो कृपया ला दीजिए। दूसरे दिन दफ्तर जाते समय मुरारी जनार्दन के घर पहुंचा। जानकी ने उसके हाथ एक चिट्ठी दी और कहा, भाई साहब, दफ्तर से लौटते समय इस सूची में लिखा सामान लाने का कष्ट करेंगे। पूरा सामान खरीदने के लिए मुरारी को अपनी जेब से 200 रुपये खर्च करने पड़े। 2 दिन बाद जनार्दन गांव से लौट आया। 10 दिन गए, पर जनार्दन ने सामान के रुपये मुरारी को देने का नाम नहीं लिया। कामाक्षी ने सोचा कि अब एक बार पूछ लेना चाहिए, तभी रुपये मिल सकते हैं। जब जानकी आई तो उसने पूछा, बहन, सामान के 200 रुपये जनार्दन भैया ने अब तक नहीं दिए हैं,
ज़रा याद दिलाना। इस पर जानकी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्या कहा? उस थोड़े से सामान के लिए 200 रुपये खर्च हो गए हैं? हमारे घर वाले तो 100 रुपयों में इससे दुगना सामान ले आते हैं। यह बात सुनकर कामाक्षी को बहुत गुस्सा आया। इसके बाद एक बार मुरारी को भी बाहर गांव जाना पड़ा। जब वह जाने निकला तो कामाक्षी ने कहा, आपके लौटने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे ना। आप जनार्दन ने हाथ में से 100 रुपये देकर कह दीजिए कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वे मेरी मदद करें। मुरारी ने कुछ क्रोध से कहा, क्या कहती हो? कहीं पागल तो नहीं हो गई ना? पहले ही 200 रुपये हाथ से धो बैठे, अब 100 और फेंक दूँ क्या? अजी, आप नाराज़ मत होइए। जनार्दन से सारे रुपये वसूल करने की जिम्मेदारी मेरी है, कामाक्षी ने समझाया। अब मुरारी ने जनार्दन के हाथ 100 रुपये दिए और आवश्यक समाचार देकर वह गांव के लिए चल पड़ा। दूसरे दिन जनार्दन ने आकर पूछा, बहन जी, बाजार से कुछ सामान लाना है क्या? भैया, सामान से भी अधिक ज़रूरी एक काम है। जनार्दन के सामने नाश्ता रखते हुए आंखों में आंसू लाकर कामाक्षी बोली, मेरे पतिदेव मेरे मायके वाले से चिढ़ते हैं। मेरे छोटे भाई की पढ़ाई के लिए इस वक्त पिताजी के पास पैसे नहीं हैं। अपनी माँ से मिली सोने की चूड़ियाँ चुपचाप मैं बेचना चाहती हूँ। सुनिए, यह खबर मेरे पति के कानों तक बिल्कुल पहुँच न पाए, समझे? सोने की बात सुनते ही जनार्दन आतुर हो उठा। बोला, बहन जी, कहाँ है चूड़ियाँ, लाओ तो। कुछ देर मौन रहकर कामाक्षी ने कहा, आज तो एक नया संकट आन पड़ा है। मेरे छोटे भाई की फीस शहर में आज ही चुकानी है। 300 रुपयों का खर्च है। आज शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन चूड़ियाँ बेचना मंगलदायक नहीं है। जनार्दन ने तत्काल कहा, बहन जी, मुझे आपको 200 रुपये देने हैं। कल मुरारी मेरे हाथ 100 रुपये दे गया है। मैं वे 300 रुपये अभी ला देता हूँ। उन्हें तुम छोटे भाई के पास बेच सकती हो। चूड़ियाँ कल बेच सकते हैं। कामाक्षी ने स्वीकृति दी। जनार्दन उसी वक्त घर गया और 300 रुपये ला दिए। दूसरे दिन जनार्दन सोने की चूड़ियाँ ले जाने के लिए कामाक्षी के घर पहुंचा। उसने देखा कामाक्षी उदास हो आंसू ढा रही है। जनार्दन को देखते ही वह जोर से रो पड़ी। कहा, मेरा तो घर लूट गया। पिछली रात चोरों ने आकर मेरे सोने की चूड़ियों के साथ कई कीमती चीज़ें लूट ली। अब थोड़े दिन तुम्ही को हमें संभालना पड़ेगा। कामाक्षी की बातें सुनकर जनार्दन घबरा कर बोल उठा, बहन जी, अभी अभी मुझे समाचार मिला है कि मेरी सास की तबीयत खराब है। उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। जाने क्या होगा। मैं ससुराल से लौटते ही तुम्हारे पास आऊँगा। जनार्दन तेजी से वहाँ से चल पड़ा। यूँ 2 दिन बीत गए। जनार्दन या उसकी पत्नी ने कामाक्षी के घर में कदम न रखा। रास्ते में कहीं यदि मुरारी के साथ जनार्दन की अचानक मुलाकात हो जाती तो वह बचकर निकल जाता। समस्या सुलझ गई। मुरारी ने पत्नी की तारीफ करते हुए कहा, वाह, तुमने छोटा सा स्वांग रचकर जनार्दन और जानकी से पिंड छुड़वाया। बड़ी ही चालाक हो तुम।